हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 का एंथ्रोपोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में टच करेंगे, और इसे अच्छे से देखिए लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विज्ञान की परिभाषा दीजिए। मानव विज्ञान की मुख्य शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो फर्स्ट में हम लोग परिचय लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रोपोस और लोगस। अतः शाब्दिक अर्थ में मानव विज्ञान वह विषय है जो संपूर्णता में मानव उसके विकास, व्यवहार और संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के मानव समाज का विश्लेषण करता है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि मानव विज्ञान जो है ना, वो क्या है कि सिंपली देखा जाए कि मानव का अध्ययन करना ही मानव विज्ञान कहलाता है। और ये जो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है वो किससे मिलकर बना है कि तो वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक एंथ्रोपोस जिसका मतलब होता है मानव, और एक लोगस जिसका मीनिंग होता है अध्ययन या शास्त्र। तो हाँ, यही था। और इसमें जो है ना, मानव, उसके विकास और उसका व्यवहार, संस्कृति, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये प्राचीन काल से मतलब पहले ज़माने से लेकर और आधुनिक युग मतलब अभी के युग तक का पूरा मानव समाज का विश्लेषण करता है, उसका अध्ययन करता है। इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे कि E.A. होबेल के अनुसार मानव विज्ञान मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। सेकंड हम लोग का परिभाषा है क्रॉबर के अनुसार मानव विज्ञान मनुष्य तथा उसकी प्रजातियों, समाजों और संस्कृतियों का विज्ञान है। तो ना, परिभाषा देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे मार्क्स अच्छे उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, ठीक है। मानव विज्ञान एक विशाल विषय है जिसे अध्ययन की सुविधा और विषय वस्तु के आधार पर मुख्य रूप से 4 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो इसका आप लोग फिगर बना करके लिख सकते हैं डायग्राम में कि फर्स्ट है हमारा शारीरिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान और भाषा वैज्ञानिक मानव विज्ञान। फर्स्ट देखेंगे शारीरिक, या इसे जैविक मानव विज्ञान भी कहते हैं। यह शाखा मानव के जैविक विकास, उसकी शारीरिक बनावट, आनुवंशिकी और प्रजातीय अंतरों का अध्ययन करती है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि शारीरिक मानव विज्ञान ऐसा मानव विज्ञान है जिसमें मानव के जीवन का विकास कैसे होता है, उसका शारीरिक बनावट कैसा है, उसका आनुवंशिकी कैसा है, मतलब कि उसका जेनेटिक जो है वो कैसा है, और प्रजातीय अंतरों का अध्ययन करता है। मतलब फिजिकली जो भी डिफरेंस होता है ना, उन सभी चीज़ों को शारीरिक जैविक मानव विज्ञान में देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें यह देखा जाता है कि मानव अपने पूर्वजों से किस प्रकार विकसित हुआ। इसके अंतर्गत मानव जीवाश्मों, मानव की त्वचा के रंग, कद, रक्त समूह तथा विभिन्न वातावरणों में मानव शरीर के अनुकूलन का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सेकंड है हमारा सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानव विज्ञान। यह मानव विज्ञान की सबसे व्यापक शाखा है। इसमें मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, समाज, रीति रिवाज, परंपराएं, विवाह, परिवार, धर्म, नातेदारी और आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव विज्ञान मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं के संरचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो इसमें ना, इसमें क्या होता है कि इंसानों ने, मतलब मानव ने जो खुद से बनाए हुए उनके संस्कृति है, समाज
उनका कैसा है, उसका रीति रिवाज क्या है, परंपराएं आखिर क्या है। विवाह मानव द्वारा ही बनाया गया है। परिवार, धर्म, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब कुछ जो मानव ने खुद से बनाए हैं, निर्मित किया है जो मानव ने ही, उसी चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है, हमारा सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानव विज्ञान में, जो मैन मेड समझ लिया जाए सिंपली तो उसमें। ठीक है, आगे है, जबकि संस्कृति मानव विज्ञान मानव के विश्वासों, मूल्यों और जीवन शैली का अध्ययन करता है। थर्ड पॉइंट इज पुरातत्व मानव विज्ञान या पुरातात्विक मानव विज्ञान भी कह सकते हैं। यह शाखा प्राचीन और अतीत के मानव समाजों और उसकी संस्कृतियों का अध्ययन करती है। चूँकि प्राचीन मानव के कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, इसलिए पुरातत्वविद उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों जैसे औजार, बर्तन, अवशेष, चित्रकला और मकानों के अवशेषों के आधार पर उनकी जीवन शैली का पुनर्निर्माण करते थे। तो इसमें क्या है ना कि ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या किया जाता है कि प्राचीन काल में जो भी लोग थे कैसे रहते थे, उस अब तो वो लोग नहीं रहे तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा ना, इसलिए उनके द्वारा जो छोड़े हुए अवशेष हैं, ठीक है, जैसे उनके बर्तन वो क्या यूज़ किया करते थे, चित्रकला क्या क्या था उनका, वो जो बना कर गए हैं, उनके मकान के आज भी अवशेष मिलता है। तो उसी के द्वारा वो लोग पुरातात्विद लोग जो है वो उसका अध्ययन कर पाते हैं कि प्राचीन काल में कि लोगों का संस्कृति और समाज कैसा था, अभी से डिफरेंट था या फिर अभी के जैसा ही मिलता जुलता था। और क्या है कि यह पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक के संस्कृति विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो वही चीज़ है कि पाषाण काल मतलब प्राचीन युग में जो पत्थरों का औजार बनाकर यूज़ किया जाता था, उस वक्त से ले कर के आज तक के विकास का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही हमारा क्या है, पुरातात्विक मानव विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में भाषा वैज्ञानिक मानव विज्ञान। ये क्या है, ये है कि भाषा मानव संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह शाखा मानव भाषा के उद्भव, विकास, संरचना और उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अध्ययन करती है। इसमें यह समझा जाता है कि भाषा किस प्रकार किसी समाज की सोच, संस्कृति और विश्व दृष्टि को आकार देती है। मतलब ना भाषा, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है कि भाषा वैज्ञानिक मानव विज्ञान जो है, इसमें देखा जाता है कि मानव का भाषा जो है वो क्या है, और भाषा जो है वो सबसे मेन माध्यम है, बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है किसी भी संस्कृति को जानने के लिए। तो ये जो है ये शाखा क्या करती है, उसका मानव के भाषा का उद्भव, विकास, संरचना और उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अध्ययन करती है। इसमें समझा जाता है ना कि भाषा किस प्रकार मतलब सोच को, संस्कृति को या किसी के दृष्टि को कैसे आकार देती है, उसको कहाँ तक ले जाती है और किस प्रकार अभी पहले के भाषा और अभी के भाषा में डिफरेंस पैदा हुआ है। पहले लोग किन भाषाओं का यूज़ किया करते थे और अब किन भाषाओं का यूज़ करते हैं, उस चीज़ का भी विश्लेषण किया जाता है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष लिखना लास्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे फर्स्ट में परिचय या भूमिका लिखना। संक्षेप में मानव विज्ञान मानव जीवन के जैविक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ कर देखता है। इसकी ये मुख्य शाखाएं मिलकर हमें यह समझने में मदद करती है कि हम एक प्रजाति के रूप में कहाँ से आए हैं और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार कैसे विकसित हुए हैं।
तो अगर ये उतना याद भी नहीं रहेगा तो फर्स्ट में जो परिचय में आप डाले हैं उसको भी आप जितना भी आपने टॉपिक्स लिखा उसमें से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस उठाकर लास्ट में लिख देंगे तो हो जाएगा, आपका निष्कर्ष बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, विवाह की परिभाषा दीजिए। जनजातीय समाज में वधु प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। उत्तर है इसका, परिचय फिर से डालिएगा या भूमिका लिखिएगा। विवाह की परिभाषा एवं अवधारणा। विवाह मानव समाज की एक अति महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। यह दो विपरीत लिंगियों पुरुष और स्त्री के बीच समाज द्वारा स्वीकृत एक ऐसा संबंध है जो उन्हें पति पत्नी का दर्जा प्रदान करता है तथा उससे उत्पन्न बच्चों को समाज में वैध स्थान दिलाता है। विवाह न केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति का एक सांस्कृतिक मार्ग है बल्कि यह परिवार की स्थापना और नातेदारी व्यवस्था आधार भी है। देखेंगे हम लोग जनजातीय समाजों में वधु प्राप्त करने के प्रमुख तरीके हैं। वधु मूल्य विवाह, वर पक्ष द्वारा वधु के परिवार को धन संपत्ति या मवेशी देकर कन्या प्राप्त की जाती है, जैसे गोंड संथाल में। सेकंड है सेवा विवाह, वधु मूल्य नाम दे पाने पर वर अपने ससुर के घर रहकर शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करता है। नेक्स्ट हमारा है परीक्षण विवाह, युवक को अपनी वीरता और साहस सिद्ध करना होता है, जैसे भील जनजाति का गोल गधेड़ो। 4 में है हरण विवाह, वर पक्ष बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके बाद में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है। 5 है पैठुल या हठ विवाह, युवती स्वयं जबरदस्ती अपनी पसंद के युवक के घर जाकर रहने लगती है। 6 है हमारा विनिमय विवाह, दो परिवार आपस में अपनी अपनी बेटियों का आदान प्रदान करते हैं। और इसका ना निष्कर्ष लिख लीजिएगा, वही है कि जितने भी पॉइंट्स है उसमें से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस उठाकर लास्ट में डाल दीजिएगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिवार की परिभाषा दें, इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। तो उत्तर है इसका, परिवार समाज की सबसे प्राथमिक और सार्वभौमिक इकाई है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों पर आधारित होती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंधों पर आधारित होता है और जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। परिवार की मुख्य विशेषताएं दो श्रेणियों में बांटी जा सकती है। एक है सार्वभौमिकता, परिवार दुनिया के हर समाज और काल में पाया जाता है। दूसरा है विवाह संबंध, इसका निर्माण पति पत्नी के वैवाहिक संबंध से होता है। थर्ड है वंश नाम, प्रत्येक विवाह की एक नामांकन प्रणाली होती है। 4 है सामान्य निवास, परिवार के सदस्य प्रायः एक ही मकान में साथ रहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? भावात्मक आधार, सदस्य प्रेम स्नेह और सहानुभूति से जुड़े होते हैं। इसका आंसर नहीं भी आएगा तो जैसे आप लोग फैमिली में रहते हैं उसी को लिख देना है, मतलब अच्छे चीज़ों को लिखना है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव, बालक के व्यक्तित्व और संस्कारों का निर्माण परिवार में ही होता है। सीमित आकार, अन्य समूहों की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना, संकट में सदस्य असीमित त्याग करने को तत्पर रहते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा है संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था और संगठन में क्या अंतर है।
तो संस्था में सबसे पहले हम लोग देखना है कि समाजशास्त्र को हटा दीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट करिएगा। संस्था किसी इमारत या समूह को नहीं बल्कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए नियम, कार्य प्रणालियों, रीति रिवाजों और तौर तरीकों के संगठित रूप को कहते हैं। और मैकाइवे एवं पेज के अनुसार संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों के वे स्वरूप हैं जो समूह की प्रक्रियाओं की विशेषता बताते हैं, जैसे विवाह, धर्म और कानून। इसका संस्था और संगठन में क्या मुख्य अंतर है वो है। तो प्रकृति आधार लिखिएगा संस्था और संगठन। प्रकृति उनका कैसा होता है, यह नियमों का और कार्य प्रणालियों का ढांचा है। और संगठन समिति में क्या होता है, यह विशेष उद्देश्य हेतु व्यक्तियों का समूह है। और स्वरूप में यह अमूर्त होती है, इसे देखा नहीं जा सकता। यह मूर्त व्यक्तियों को देखा जा सकता है। फिर है इसमें सदस्यता, व्यक्ति इसके नियमों का पालन करता है, सदस्य नहीं होता। व्यक्ति संगठन का प्रत्येक सदस्य होता है। और स्थायित्व, यह अधिक स्थायी होती है और स्वतः विकसित होती है। और यह कम स्थायी होती है और योजनाबद्ध बनता है। फिर यह हमारा विवाह शिक्षण प्रणाली परीक्षा, और इसका है संगठन में कॉलेज, क्रिकेट क्लब, व्यापारिक संघ। पाषाण कालीन क्या होता है वो देखना है। पाषाण कालीन संस्कृति पर एक लेख लिखें। उत्तर है इसका, पाषाण काल मानव इतिहास का वह प्रारंभिक दौर है जब मनुष्य अपने जीवन यापन, सुरक्षा और शिकार के लिए पूरी तरह पत्थरों के औजारों पर निर्भर था। तकनीकी विकास और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता। पाषाण काल वही है कि जब क्या है, पत्थरों का यूज़ किया जाता था। उस वक्त उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, पत्थरों का ही यूज़ करके अपने ज़रूरत के लिए यूज़ किया करते थे, जैसे शिकार करना या फिर और भी खेती करना, उन सब चीज़ों के लिए। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वह अनगढ़े और भारी पत्थरों जैसे क्वार्ट्जाइट के औजार बनाता था। हस्तकुठार, गंडासा इस काल के अंतिम चरण की सबसे बड़ी खोज आग थी। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी इसी काल की कला का उदाहरण है। फिर है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या था कि जलवायु गर्म होने के साथ मानव की जीवन शैली बदली। इस काल में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग शुरू हुआ जो छोटे और तीखे थे। मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन की भी बढ़ा। फिर है नवपाषाण काल। यह काल मानव इतिहास में क्रांति लाया। मानव ने कृषि और स्थायी निवास की शुरुआत की। पॉलिशदार और धारदार औजार, पहिए और आविष्कार और मिट्टी के बर्तन बनाना इन काल में प्रमुख देन था। इसका निष्कर्ष है कि पाषाणकालीन संस्कृति ने ही मानव को खानाबदोश से एक सभ्य और सामाजिक प्राणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसे थोड़ा और लंबा करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे है समुदाय पर एक टिप्पणी लिखें। तो समुदाय क्या होता है, जीवन का वह क्षेत्र है जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के ऐसे समूह को दर्शाता है जो सामान्य जीवन जीते हैं और जिसमें परस्पर हम की भावना पाई जाती है। यह लैटिन शब्द कॉम
एक साथ और म्यूनिस्ट सेवा करना से मिलकर बना है। कम्युनिस्ट समझ लीजिए शॉर्टकट में, याद रखिएगा। समुदाय के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? व्यक्तियों का समूह और निश्चित भूभाग, हम की भावना, स्वतः विकास, सामान्य जीवन। उदाहरण के लिए एक गांव, एक शहर या एक जनजातीय बस्ती समुदाय के बेहतरीन उदाहरण हैं। झुंड क्या होता है? झुंड और जनजाति में अंतर बताना। तो झुंड और जनजाति जो है दोनों ही मानव समाज से एकदम प्रारंभिक और सरल रूप है, और सामाजिक और राजनीतिक संगठन में इसमें अंतर पाया जाता है। फर्स्ट इन लोगों में क्या क्या अंतर होता है? आकार में अंतर होता है, अर्थव्यवस्था में अंतर होता है, राजनीतिक संगठन इनके अलग होते हैं, स्थायित्व होता है, सांस्कृतिक पहचान में अलग होता है इन लोग का। अब देखते हैं हम लोग मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है। तो मातृ सत्तात्मक नॉर्मली बोला जाए सिंपली तो जिसमें कि इसमें जो होता है ना कि जो भी भागदौड़ होता है मातृ सत्तात्मक में वो महिलाएं ही क्या करती है, उसका संभालती है। और पितृ सत्तात्मक में होता है कि जो पुरुष के द्वारा चला आता है, ठीक है, पुरुष लोग ही उसका भागदौड़ परिवार का संभालते हैं, उसी को कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि वंश परंपरा माता के नाम से चलती है। मातृ सत्तात्मक में संपत्ति का हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, यही सब है। और पितृ सत्तात्मक परिवार में जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, यही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।